Hi students, I am Divya Kashyap from Success CDs Education. I am here as a science expert and today we are going to take up the topic of science from class 10th. So let's start. We'll be doing chapter 15, that is our environment. As you all know that environment is very important to us. Environment is very important to us. The reason being that it affects our health. And you know that health is wealth. आप सबको पता है कि अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे पास सब कुछ है अपना, ठीक है. लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छी कैसे हम गुजार पाएंगे. तो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ को, आप कह सकते हो हमारे सर्वाइवल को अफेक्ट बहुत ज्यादा करता है. जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास स्काई है, यहाँ आपके पास ये ग्रीन ट्री है, ठीक है, आपके पास प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं. आपको ये फिगर देख के लग रहा होगा काफी फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग हो रही होगी, क्योंकि ये हमें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा क्लीन एटमॉस्फेयर हमें लग रहा है, क्लीन एयर लग रही है, जिसको अगर हम ब्रीथ करते हैं और अगर इस तरीके का अगर हम कहें नेचर ऐसे रहती है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिमेन हेल्दी. तो ये सब जो हम देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. तो अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंट किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है और एनवायरमेंट किस तरह से खराब हो रहा है, या हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, ताकि हमारे पास क्लीन एयर हो, ब्रीथ करने के लिए अच्छी हेल्थ हो हमारी, और हम एक हेल्दी वेल्दी लाइफ जी पाए. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, वेस्ट, ecosystem, food chain, food web, 10% law, biological magnification, ozone, ozone depletion and preventive measures. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. देखिए, हम जहां रहते हैं हमारे आसपास जो भी कुछ है वो एक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी कुछ है वो क्या है, एनवायरनमेंट. अब देखिए हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास लिविंग फैक्टर्स है और हमारे पास आसपास नॉन लिविंग फैक्टर्स है, ठीक है. तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आप कह सकते हो दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट, एंड दे अफेक्ट आवर लाइफ टू. अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये जो फिगर है ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, हमारा प्लैनेट है अर्थ विच इज कवर्ड ऑब्वियसली विद लिविंग कंपोनेंट, और इसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं. जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इंडिकेट्स द ग्रीनरी ऑन अ प्लैनेट, दिस इंडिकेट्स द वाटर ऑन अ प्लैनेट. तो ये सब चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, एनवायरमेंट. तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. अब एनवायरमेंट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एबायोटिक एंड बायोटिक. तो ये दोनों कंपोनेंट्स एनवायरमेंट के पार्ट है. एबायोटिक कंपोनेंट्स हम कहते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स को, किसको बुलाते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स. और बायोटिक कंपोनेंट हम किसको बुलाते हैं, सारे के सारे लिविंग फैक्टर्स. तो देखते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्या. एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास है नॉन लिविंग फैक्टर्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स, जो कि एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, रॉक्स, एयर, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं. इन सारे एबायोटिक फैक्टर्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. either they are climatic factors or they are physiographic factors or they are edaphic factors. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सब क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे विंड, वाटर, लाइट,
टेम्परेचर। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाती है हाइट, स्लोप एक्सेट्रा। इडाफिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स, सॉइल, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, pH of soil, etc. Means everything related to soil and the substances we found in soil. So these are all non-living factors that affect the environment. Next we have biotic factors. Biotic factors जैसे कि अभी हमने बात किया, it includes all the living factors जो कि environment को affect करते हैं. इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं grazing animals, insects, lichens. Lichens आपको पता है ना? It is an association of fungus with algae. It is an association of fungus with algae. Humans, parasites, and obviously the plants. तो ये सब हमारे लिविंग फैक्टर्स है. ग्रेजिंग एनिमल्स जो ग्रेज करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं. इंसेक्ट्स आपको पता है. लाइकन्स हम डिस्कस कर चुके हैं. फंगस इन एसोसिएशन विद एल्गी. ह्यूमंस जैसे कि हम. पैरासाइट्स जो किसी की बॉडी के ऊपर और या अंदर रहते हैं और उस पर फीड करते हैं, उससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं. अब जैसे कि ये फिगर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी है और ए बायोटिक फैक्टर्स भी है, जो कि मिलकर दोनों ही क्या बना रहे हैं? एनवायरमेंट. अब ए बायोटिक फैक्टर्स कौन से है? सन, यहाँ पे हमारे पास आ गया सी. ठीक है, ये हमारे ए बायोटिक फैक्टर्स हैं. और बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि आप देख पा रहे हो, बफलो, रैबिट, प्लांट्स, दे ऑल फॉर्म दी दिस थिंग, द बायोटिक फैक्टर्स. एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एन ए बायोटिक फैक्टर. तो इस तरह से हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, जिसका रिजल्ट क्या है हमारे पास? एनवायरमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट किसको बुलाते हैं? जितनी भी चीजें यूजलेस होती हैं या डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं, जिनको आप यूज कर चुके हो और बची हुई चीज अब आप यूज नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या बुलाते हैं? वेस्ट. वेस्ट गैसियस भी हो सकते हैं नेचर में, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये आपके पास किचन वेस्ट है ना. इसमें आपको रॉटन वेजिटेबल्स दिख रही हैं, सारी फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो ये सब सॉलिड फॉर्म में है. तो किचन वेस्ट एक एग्जांपल है सॉलिड वेस्ट का. यहाँ पे आप देख रहे हो लिक्विड, सो दिस इज एन लिक्विड वेस्ट. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चिमनी से गैसेस निकल रही हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, तभी आप देखो कितना धुआं है इनके अंदर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस वेस्ट. तो इस तरह से हमारे पास यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल्स को हम बुलाते हैं वेस्ट. अब वेस्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल का मतलब जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिनका, और जिनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनको हम बुलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास किचन वेस्ट है, दिस इज दिस किचन वेस्ट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल. इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजिली ब्रेक डाउन कर लेते हैं. और यहां फिगर में आप देख पा रहे हो प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, ये सब, this is non-biodegradable. It cannot be decomposed by microorganisms. ठीक है, तो दो तरह के वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द वेस्ट दैट इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. और इनको ब्रोक डाउन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बुलाते हैं सैप्रोफाइट्स. सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग. सैप्रो का मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग. तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनको हम बुलाते हैं सैप्रोफाइट्स. ऑर्गेनिक मैटर तो आपको पता है, कोई भी चीज प्लांट्स और एनिमल से बनी हुई है उसको हम क्या बुलाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर. तो इसमें सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं किचन वेस्ट, सीवेज, कॉटन, क्लॉथ एक्सेट्रा. These are all biodegradable. They can be easily decomposed by microorganisms. दूसरी कैटेगरी है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ऑब्वियसली इसका मतलब है दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको और ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. जैसे एग्जाम्पल आपके पास प्लास्टिक्स, पॉलिथीन बैग्स, दे ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. तभी इनका यूज प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये चीजें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसलिए ये एनवायरमेंट में अगर रहती है तो इनके डिस्पोजल में प्रॉब्लम है एंड दे कॉज पॉल्यूशन ऑल्सो. दे कॉज पॉल्यूशन ऑल्सो. तो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं दे क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो आपको पता है, अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईदर एयर और वाटर और सॉइल. तो इन तीनों में से किसी में भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में एक अनडिजायरेबल चेंज आ जाता है तो दैट इज अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन. जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये देखिए चिमनी से कितनी हार्मफुल गैसेस निकल रही है, यहाँ पे ये सब वेस्ट पड़ा हुआ है. सो दिस इज ऑल यू कैन से लीडिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं. पॉल्यूशन ही तो एक ऐसा कॉज है जिससे आधे से ज्यादा बीमारियां होती है. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द कॉज ऑफ दिस वेस्ट. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोसिस्टम से. इकोसिस्टम हम किसको बुलाते हैं? इकोसिस्टम इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. जो हमारा बायोस्फीयर है, जिसमें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हो बायोस्फीयर के बारे में, हमारा जो आप कह सकते हो जो हमें सराउंड करता है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बुलाते हैं? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स आप कह सकते हो, आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू फूड चेन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, विच इज एक्चुअली द साइकिल इन विच द न्यूट्रिएंट इज रिसाइकिल्ड. कोई भी न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता है उसको हम बुलाते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है. इसके कंपोनेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं. इसके अंदर दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू फूड चेन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये एक हमारे इकोसिस्टम का एग्जांपल है जिसके अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, लाइक वी हैव सन, वी हैव वाटर, वी हैव सॉइल, वी हैव एयर, राइट, और हमारे पास ये रॉक्स भी. और हमारे पास लिविंग फैक्टर्स हैं लाइक दीज प्लांट्स, वेदर दे आर ऑन लैंड, राइट, और they are in sea, this rabbit, they are all living factors. So they all are going to interact with each other through food chain and the biogeochemical cycle. So this is what is ecosystem. Now, types of ecosystem, we have two types of ecosystems. One is natural, another is artificial. जो हमारा नेचर में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है इकोसिस्टम, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं लेक्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. तो ये नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो, दीज आर फॉरेस्ट. तो ये जो फॉरेस्ट है ये किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरली अकरिंग है. सो दे आर नेचुरल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, जिनको हम खुद बनाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स को, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए, जैसे कि गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम. इस फिगर में आपको एक्वेरियम का एग्जाम्पल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लिया गया है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अब इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जैसे कि ये आप फिगर में देख पा रहे हो, ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट. तो इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिफरेंट तरह के होंगे, डिफरेंट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग करेंगे. देखते हैं वो कौन से होते हैं. पहली कैटेगरी होती है प्रोड्यूसर्स की. प्रोड्यूसर्स हम उनको कहते हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी. और आपको पता है कि उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं?
जिसके कारण ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये इसलिए फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर सकता है। So they all fall under the category of producers. Example, photosynthetic bacteria, grasses, shrubs, trees, they are all green in color. They are green because they have photosynthetic pigment and they can photosynthesize. ऐसे ही हमारे पास दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर हर्बीवोर्स आ जाते हैं, कार्निवोर्स आ जाते हैं, ओमनीवोर्स आ जाते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो सारी, दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर्स, बट कोई हर्बीवोर है इनमें से, कोई कार्निवोर है, कोई ओमनीवोर है। देखते हैं, हर्बीवोर्स हम उनको बुलाते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं। दे एक्चुअली फीड ऑन प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। इसके अंदर हमारे पास डियर, रैबिट, माउस एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स और भी लिस्ट किए हैं, आपके लिए एक इमेज डाली है जिसमें आपको हर्बीवोर्स दिख रहे हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, डियर, आपके पास जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, कैमल हो गया। दीज ऑल आर हर्बीवोर्स, दैट इज प्लांट ईटर्स। Then we have carnivores. Carnivores are actually flesh eaters. They are flesh eaters. They depend upon animals for their food requirement. मतलब ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉग, जेकाल, वाइल्ड कैट एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने एक फिगर भी रखी है, सारे के सारे कार्निवोरस है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। वोल्फ है इसके अंदर आपके पास लॉयन है, टाइगर है, वेल है। दीज ऑल आर कार्निवोर्स। ऐसे ही हमारे पास एक कैटेगरी है ओमनीवोर्स की। ओमनीवर्स वो होते हैं जो कि प्लांट पे भी फीड करते हैं और एनिमल्स पे भी, मतलब दे आर प्लांट एज वेल एज फ्लैश ईटर्स। ठीक है, इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं डॉग, बियर, एंट। ये सब ऑर्गेनिजम्स ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब ये प्लांट ईटर्स भी हैं और फ्लैश ईटर्स भी हैं। ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो किसी के बॉडी के ऊपर या इनसाइड रहते हैं। मतलब पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बॉडी के ऑन या इनसाइड द बॉडी रहते हैं और फिर उससे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमें पता है हमारे ह्यूमन हेड में लाइसेस होती है। ठीक है, ये जो लाइसेस है ये ह्यूमंस के अंदर होती है। तो ये खुद क्या हो गई, पैरासाइट्स, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है। मतलब ऊपर का मतलब दे आर एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये ह्यूमंस का ब्लड सक करती है। तो ब्लड इनके लिए क्या है, फूड। तो हो गई इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी। तो लाइसेस हो गए पैरासाइट्स और जिन पे रह रहे हैं वो क्या हो गए, होस्ट। तो हम कह सकते हैं पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या इनसाइड रहते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, एस्कैरिस। फिगर में हमने लाइस का एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है हमारे पास डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। मतलब जो चीज खत्म हो चुकी है या वो खत्म हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट्स और एनिमल से बना होता है, उस पे फीड करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिगर में और भी एग्जांपल्स लिए गए हैं, दैट इज फंजाई, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, दे आर ऑल डीकम्पोजर्स। आपको पता है कि डीकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि दे हेल्प इन एक्चुअली क्लीनिंग द एनवायरमेंट। दे एक्चुअली हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। और दूसरा, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ nutrients. Now we are going to start with food chain.
तो सबसे पहली बात ये है कि ये फूड चेन हम कहते किसको है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फूड चेन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब किसी को खाना और खुद भी किसी से खाए जाना, उसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर ऑर्गेनिज्म एंड द सेम वे इट इज बीइंग ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे पास है ग्रास, ठीक है। ग्रास क्या होती है, प्रोड्यूसर। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। तो अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे जो फीड कर रहा है, तो कौन फीड करेंगे, ऑब्वियसली फीड वो करेंगे जो हर्बीवोर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये जो ग्रास है दैट इज बीइंग ईटन बाय ग्रास हॉपर, ठीक है। तो ग्रास हॉपर अपना खाना खुद तो नहीं बना पा रहा, इट इज फीडिंग ऑन ग्रास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, ब्लू बर्ड, ठीक है, बिकॉज ब्लू बर्ड कैन ऑल्सो नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, सो इट इज फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। नाउ दिस ब्लू बर्ड इज बीइंग ईटन बाय दिस बिग स्नेक। तो स्नेक क्या हुआ, टर्शरी कंज्यूमर। और ये जो स्नेक है इट इज बीइंग ईटन बाय दिस आउल दैट इज द प्रीडेटर। तो आप कह सकते हो, और जब ये चीजें सब मर रही हैं, मतलब ये डेड एंड डिके हो रही हैं, सो दे आर ईटन अप बाय डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे कह सकते हो ना, आपके एक साइकिल बन रहा है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है और उसको कोई और खा रहा है। तो इसी चेन को, इसी सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सी फूड चेन्स हैं जो अलग अलग जगह पे ऑपरेट होती हैं। आप कह सकते हो कि पानी के अंदर फूड चेन होती है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है। तो हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, हम खुद भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। अब जैसे कि ये फूड चेन हमने पढ़ा, तो ऑब्वियसली फूड चेन के अंदर ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो जो फूड चेन है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। जैसे कि आपने पढ़ा ग्रास क्या थी, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकती थी। इट कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, और ये सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब क्या है, कंज्यूमर्स। एंड द डीकम्पोजर्स जो कि आपने देखा। तो इसका मतलब फूड चेन के मेंबर्स जो होंगे वो तीन होंगे, मतलब तीन आप कह सकते हो कैटेगरीज के होंगे। प्रोड्यूसर्स होंगे, या तो वो कंज्यूमर्स होंगे, और या वो डिकम्पोजर्स होंगे। मतलब एक फूड चेन के अंदर इन्हीं तीन ऑर्गेनिजम्स का लेवल होता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। हर स्टेप जो फूड चेन में हम देखते हैं उसको हम बुलाते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल है, ग्रास हॉपर एक ट्रॉफिक लेवल है, ब्लू बर्ड एक ट्रॉफिक लेवल है, स्नेक एक ट्रॉफिक लेवल है, आउल एक ट्रॉफिक लेवल है, डिकम्पोजर्स एक ट्रॉफिक लेवल है। तो इसका मतलब हर स्टेप जो फूड चेन का है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल पे किस चीज का आप कह सकते हो ट्रांसफर होता है, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है या ग्रास हॉपर को ब्लू बर्ड खा रही है, तो किस चीज का एक्चुअली ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। किस चीज का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो फूड चेन होती है इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। 4 से 5 ही ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफर किस चीज का होता है, एनर्जी का। अब 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स अगर हम उसके बाद भी देखें, 7, 8 वाले देखें, तो एनर्जी इतनी अवेलेबल ही नहीं होती कि आगे ट्रॉफिक लेवल के पास ऑन हो पाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फूड चेन होती है वो 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल तक होती है, क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट निल होती है। अब जो फूड चेन्स है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग पिरामिड्स। जैसे अभी तो आपने फिगर के अंदर देखा कि जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, दूसरा किसको खा रहा है। तो अगर हम इनको ड्रॉइंग ना करके रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इनको इस तरह से पिरामिड्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिरामिड में सबसे नीचे वाला लेवल हम प्रोड्यूसर्स को देते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ऊपर वाला लेवल हमारे पास आ जाता है डिकम्पोजर्स। तो इस तरह से हम लेवल्स बना सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3,
4 and 5 so on we can actually indicate, पर जैसे कि आपको मैंने बताया यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 लेवल्स ओनली। अब कुछ एग्जाम्पल है आपके पास टेरेस्ट्रियल फूड चेन, लैंड पे होने वाली फूड चेन का कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय लॉयन। तो इसके अंदर आपने देखा कि एक आपके पास हो गए प्रोड्यूसर्स, ये हो गया कंज्यूमर, और ये भी यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब इस फूड चेन में सिर्फ 3 स्टेप है। फूड चेन कितने भी स्टेप की हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि फूड चेन 5 की ही होगी या इस तरीके की, फूड चेन कितने भी स्टेप्स की हो सकती है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक ने हॉक को खाया। तो यहां पे ट्रॉफिक लेवल्स आपके पास आ गए 5, और हर ट्रॉफिक लेवल पे आपको पता है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा ही एक इक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये इक्वेटिक प्लांट्स है। ठीक है, इक्वेटिक प्लांट्स को कौन खा रहा है, छोटे छोटे आप कह सकते हो एनिमल्स जो हमारे वहां पे प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, स्मॉल, आप यू कैन से द स्मॉल लिविंग एनिमल लाइफ इन द वाटर। और जू प्लैंक्टन्स को कौन खा रहे हैं, स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस पे कौन फीड कर रही है, लार्ज फिशेस। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा फूड चेन का। अब ऐसे ही हमारे पास एक और चीज होती है फूड वेब। ठीक है, फूड वेब और फूड चेन में क्या फर्क है, फूड चेन में आपने देखा जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा है ना। अब फूड वेब के अंदर भी फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहां पे आप कह सकते हो एक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का सोर्स है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म की बहुत ऑप्शंस हैं कि उसको कौन कौन उस पर फीड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी फूड चेन्स को जब आप इंटरकनेक्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, फूड वेब। जैसे कि देखिए इस फिगर में ये आपके पास है प्लांट्स। ठीक है, जैसे हम कॉर्न प्लांट देख लेते हैं, कॉर्न प्लांट को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को रैट खा रहा है, रैट को पाइथन खा रहा है, पाइथन को ईगल खा रही है। ठीक है, ऐसे एक और फूड चेन देखते हैं, ये आपके पास बीच में यहीं से देखिए कॉर्न प्लांट पे ग्रास हॉपर की एक और ऑप्शन हो गई फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, अगेन पाइथन, पाइथन को ईगल। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि फ्रॉग को डायरेक्टली ईगल खा रही है। तो हम कह सकते हो ना, अब ये 2 फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, तो ऐसे कितनी भी 4-5 फूड चेन्स को जब आप इंटरकनेक्ट कर दो तो वो क्या बन जाती है, फूड वेब। इसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है इज ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस पर फीड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि पूरा इंटरमिंगल सा हो जाता है यहाँ पे फूड चेन्स का, और इसको हम क्या बुलाते हैं, फूड वेब। अब फूड चेन जो है उस पे हमारे पास एक बेस्ड है लॉ, दैट इज 10% लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, 10% लॉ हमें ये बताता है कि जैसे फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, इस तरीके से। तो हमने अभी बात करी कि ट्रॉफिक लेवल्स पे किस चीज का फ्लो रहता है, एनर्जी फ्लो रहता है। तो 10% लॉ हमें ये बताता है कि कितना एनर्जी फ्लो रहता है। सो अकॉर्डिंग टू इट द एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल, मतलब या हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इज एक्चुअली 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट प्रीवियस लेवल। देखते हैं, अब यहां देखिए जो सन है, सन के पास 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी फॉल हो रही है, पर 1000 की 1000 प्लांट नहीं यूटिलाइज कर रहा है, प्लांट इज यूटिलाइजिंग ओनली यू कैन से 10% आउट ऑफ इट, दैट इज 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब इस प्लांट को खा रहा है डियर, तो डियर में भी पूरी की पूरी 10 जूल्स नहीं जा रही है, डियर के अंदर भी क्या जा रहा है, 10 जूल्स का भी 10%। ठीक है, तो 10 जूल्स का जब 10% जाएगा तो उसमें से कितना जाएगा, आप खुद देखिए। अगर आपके पास 10% है तो आपके पास कितना जाएगा इसमें, 1 जूल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो तो फिर उसका 10% जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो हर लेवल पे जो एनर्जी जाती है, एनर्जी का फ्लो रहता है, वो एक्चुअली कितना रहता है, दैट इज 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट प्रीवियस लेवल। सपोज यहां से एक्स एनर्जी फॉल कर रही है, तो प्लांट उसमें से आप कह सकते हो जो प्लांट है, प्लांट से जो डियर खाएगा, तो लेट्स से आप एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि प्लांट के पास वाई एनर्जी है। अब वाई से जो एनर्जी डियर के पास जाएगी वो पूरी की पूरी वाई नहीं जाएगी, इट विल बी 10% ऑफ दी वाई। ठीक है, तो जब 10% इसके अंदर गई
और जो बाकी बची वाई में से वो सारी क्या हो गई, एज रिलीज्ड एज एनवायरमेंट हीट और सराउंडिंग हीट। तो बाकी जो एनर्जी होती है दैट इज रिलीज्ड एज एनवायरमेंट हीट। अब ऐसे ही जो डियर है, लेट्स से डियर के पास जेड एनर्जी आ गई, तो पूरी की पूरी लॉइन पे नहीं जाएगी, जेड का 10% लॉइन के पास जाएगा। ठीक है, तो लॉयन के पास सिर्फ उसका 10% रहा, और जो बची हुई एनर्जी थी जेड की 10% निकालने के बाद, दैट इज रिलीज्ड एज एनवायरमेंट हीट। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो एनर्जी फ्लो रहता है वो 10% रहता है ऑफ द एक्चुअल एनर्जी विच इज अवेलेबल एट ईच लेवल, और 10% निकालने के बाद जो एनर्जी बचती है दैट इज रिलीज्ड एज कम्युनिटी और सराउंडिंग हीट। अब ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखना है फिनोमिना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब सपोज फूड चेन के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल आ गया, लेट्स से आप कहो कि जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें उन पे बहुत पेस्टिसाइड, देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम उन पे केमिकल स्प्रे करते हैं, लेट्स से कि वो केमिकल, अब जब आप कह सकते हो ये प्लांट है और प्लांट को डियर खा रहा है और डियर को लॉयन खा रहा है, ठीक है, तो प्लांट पे जो केमिकल्स हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को, अगर वो जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है डियर के अंदर, तो वैसे ही जब डियर प्लांट को खा रहा है तो उसके अंदर वो केमिकल्स भी तो जा रहे हैं हार्मफुल, है ना। तो एनर्जी तो जा रही है 10%, केमिकल्स कितने जा रहे हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, तो अगर प्लांट के अंदर कोई केमिकल है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उसको डियर खाएगा, तो अगर आप कंपेयर करो प्लांट और डियर में से, तो उसकी कंसंट्रेशन डियर के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लांट। देखिए डियर के अंदर एनर्जी तो कम होगी प्लांट से, लेकिन जब कोई हार्मफुल केमिकल एंटर कर जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और ऐसे ही डियर को जब लॉयन खाएगा तो उसमें और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस एट ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ये अगर फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो हर लेवल पे, हर स्टेप पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। जैसे कि आप इस फिगर में देखो, ये जो आप कह सकते हो वाटर है, वाटर के अंदर इतनी कंसंट्रेशन है, इसको जू प्लैंकटन छोटे एनिमल्स ने खाया तो इनमें इतनी कंसंट्रेशन है, स्मॉल फिश में इतनी है। तो आप देखिए कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा सफरर होगा क्योंकि कंसंट्रेशन उसके अंदर ज्यादा होगी। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हम देख रहे हैं कि ओजोन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ओजोन इज O3। ओजोन क्या होता है, O3। और ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हम सबको बहुत, आप कह सकते हो, हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो कोई आपसे पूछने वाला है ओजोन, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही रहेगा क्योंकि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो हमें एक हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको हम कहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो यहां भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है। तो जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, और जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे कि आपको पता है एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर्स, तो एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में है, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब क्वेश्चन ये है कि ये ओजोन कहां से बनी, कैसे बनती है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, तो जब सन रेज उस पर पड़ती हैं तो वो आप कह सकते हो जो अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जो सन रेज के अंदर, वो ऑक्सीजन एटम को आप कह सकते हो तोड़ देती है, किसके अंदर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देती है ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से ऑक्सीजन एटम के अंदर टूट गया। अब ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, O3। क्योंकि सारी की सारी O2 तो एक बारी में नहीं टूट जाएगी ना, कुछ ऑक्सीजन एटम्स टूटेंगे, कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, लेकिन जैसे कुछ टूट भी रहे हैं तो कुछ O2 प्रेजेंट भी है। तो ये जो एटम्स हैं जो टूट गए हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के एटम्स अलग हो गए हैं, ये एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, O3 विच इज ओजोन। यही आपको फिगर में दिखा रखा है, ये देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम्स अलग हो गए, ये एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बन गया, ट्राई एटॉमिक, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स इकट्ठे आ गए, जिसको आप क्या बुलाते हो, ओजोन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओजोन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
ठीक है, ओजोन क्या करता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एज इट डज नॉट अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच. अदरवाइज अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाते हैं अर्थ सरफेस पे तो दे कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट. They can raise the temperature of earth, they can cause global warming, they can cause many skin disorders और even eye disorders और भी बहुत तरह के disorders ये cause कर सकते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, आप देखो कि this is actually the adverse effect of ultraviolet radiations. So we should save ourselves from ultraviolet radiations. We need to save ourselves और वो कैसे कर सकते हैं? By protecting our ozone layer, which is very important. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कुछ एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसे हैं कि ये जो ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ये कहीं कहीं से थिन हो रही है. तो इस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को बाय एयर पॉल्यूटेंट्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे ये थिन हो रही है, जिसको आप क्या बुलाते हो? ओजोन डिप्लीशन. अब अगर ये ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा तो क्या होगा? अगर पूरी की पूरी ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज विल स्टार्ट कमिंग टू द अर्थ सरफेस एंड व्हेन दे विल कम दे विल कॉज, यू कैन से दे आर गोइंग टू कॉज एडवर्स इफेक्ट्स. बहुत सारे नुकसान अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं हमें उससे. तो ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है. दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम. और जो मोस्टली केमिकल्स हैं जिनके कारण ये हो रही है, या कई जगह पे ऑस्ट्रेलिया की साइड पे एक होल भी मिला है ओजोन के अंदर, ये इसका जो सीरियस आप कह सकते हो फैक्टर है, तो वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम CFCs भी बुलाते हैं. और ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इन सब के अंदर इनको यूज किया जाता है. ये एक्चुअली कूलिंग इफेक्ट देते हैं. तो इनके जो आप कह सकते हो इनके जो फ्यूम्स होते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर पे नहीं रह जाते. अगर वो रिलीज हो रहे हैं एयर में, दे विल डायरेक्टली गो टू द अपर लेयर्स और स्ट्रेटोस्फेयर में जाके वो ओजोन पे एक्ट करेंगे और उसको थिन करेंगे. अब हमारे पास है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल. मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीज कर देना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ CFCs. क्योंकि CFCs ओजोन की थिनिंग करते हैं, तो हमें इनका जो आप कह सकते हो प्रोडक्शन ही है, इनको बनाना ही बंद कर देना चाहिए और वी शुड लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव सोर्स. दिस वाज मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, एन एग्रीमेंट just to freeze the production of CFCs, which are the main causative agents which are causing the thinning of ozone layer. ये कब किया गया? In 1987 by UNEP, that is United Nations Environment Program. They actually laid emphasis that we should not use CFCs and instead we should use some alternative like HFCs, PFCs. They should be used, which is you can say hydrofluorocarbons and phosphorus fluorocarbons. They are environment friendly and they do not cause any kind of harm to ozone layer. अब नेक्स्ट हमारे पास है गार्बेज. गार्बेज हम किसको बुलाते हैं? इट इज एक्चुअली रिफ्यूज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड अलोंग विद अदर डोमेस्टिक वेस्ट. तो गार्बेज के अंदर हमें हमारे पास फ्रूट्स का रिफ्यूज, वेजिटेबल्स का रिफ्यूज, फूड जो रिफ्यूज्ड है, या कुछ और डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब मिलकर गार्बेज बनाते हैं. तो ये गार्बेज जो होता है इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज वेस्ट. तो इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमें कुछ हमारे पास टेक्निक्स है जो कि राइट टेक्निक से अगर हम फॉलो करेंगे तो पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं. तो वो टेक्निक्स है हमारे पास लैंडफिल्स, कंपोस्ट बनाना इनसे, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर जिसको हम इंसिनरेशन बुलाते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मेन्योर. ठीक है, तो जैसे कि ये फिगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है? खाद बनाई हुई है, मेन्योर्स बनाए हुए हैं. तो मेन्योर्स अगर आप गार्बेज से बनाते हो तो मेन्योर का फायदा है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देंगे और सॉइल की फर्टिलिटी अगर अच्छी होगी तो प्लांट्स की को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. ऐसे ही आप इससे बायोगैस बना सकते हो. आपको पता है बायोगैस एक हमारे पास फ्यूल है जिसको हम अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. ऐसे ही हाई टेम्परेचर पे बर्न करने को, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, अब इसको हम क्या बुलाते हैं? इंसिनरेशन. तो इस तरह से अगर हम ये डिस्पोजल टेक्निक्स का यूज करेंगे तो जो हमें पास पॉल्यूशन है वो बिल्कुल नहीं होगा.
Let us do some question and answers now. Why some substances are biodegradable and some are non-biodegradable? This is due to the reason that some substances can be degraded by the enzymes released by microorganisms and some do not get degraded. Second question is, give any 2 ways in which non-biodegradable substance can affect the environment. So the answer is, the non-biodegradable substances can create pollution as they become the source of foul smell and they act as a breeding ground for many diseases. Third question we are going to take up is, what are trophic levels? So, they are the various steps in food chain at which transfer of energy takes place. Fourth question we have, how do decomposers function in ecosystem? Decomposers use dead bodies as their food. They break complex matter into simple ones which mix into soil and they are reused by the plants. Fifth question is, give 2 methods that can reduce the problem of waste disposal. So the answer is, the 2 methods are either the recycle can be done, dumping can be done. Recycle is like plastic, paper, etc. They can be reused again and they should be reused again. Dumping, the waste can be dumped in pits and can be used as manure. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe to Success CDs Education. Thank you.